जय हिंद दोस्तों। मैं उदय शंकर। और दोस्तों, इससे पहले जो 2 क्लास हो चुकी हैं वर्णमाला की, मैंने उनमें आपके लिए स्वर तथा व्यंजन के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि उनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है? और कितने प्रकार के व्यंजन, मतलब कितने व्यंजन, कितने स्वर, ये सब बातें हम पिछली 2 क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, तो पहले उन्हें अटेंड करिए, ठीक है? अब आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास में मैं आपके सामने अल्प प्राण तथा महाप्राण के बारे में बात करूंगा। देखिए, अल्प प्राण एक शब्द है। अल्प प्राण, इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका शब्द का मतलब समझिए। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब होता है अल्प का? थोड़ा, है ना? थोड़ा। ऐसे ही महा का मतलब अधिक होता है, और प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है? प्राण का मतलब क्या होता है? वायु या श्वास। प्राण का मतलब होता है वायु। देखिए, जब हम शब्द को समझ लेते हैं तो हमें बाकी चीजें समझने में बड़ी आसानी होती है। अब आप समझिए कि अल्प प्राण का मतलब हुआ थोड़ी वायु, ऐसे महाप्राण का मतलब हुआ अधिक वायु। देखिए, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। कितनी निकलती है? कम वायु, ठीक है? ये विशेष ध्यान रखिए। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 20। देखिए, 20 जो संख्या है ना, ये बिना स्वर के है, ठीक है? और जब हम बात करेंगे, अगर इनमें स्वर भी काउंट कर देंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी, ठीक है? और ये कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण? देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। देखिए, वर्ग का पहला होता है, आपको पता है, और ये तीसरा होता है, और ये पांचवा होता है, ठीक है? इसी प्रकार च, अगर च की बात करें, ये पहला और ये तीसरा, ये पांचवा। इसी प्रकार ट पहला वर्ण वर्ण है, यह तीसरा है, यह पांचवा वर्ण है। और ये भी त, द, न, प, ब और म, ठीक है? ये जो हैं प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण है। अगर हम इन सबको काउंट करके देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 15, ठीक है? साथ ही काउंट करेंगे। और इसमें अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये 4, य, र, ल, व, ठीक है? अगर इसमें हम 4 और जोड़ें, ठीक है? आगे देखिए। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हो गया, और अंतस्थ वर्ण हो गए। और एक आता है इसमें उत्क्षिप्त वर्ण। कौन सा आता है? उत्क्षिप्त। और ये कौन सा वाला होता है? ये वाला होता है, ठीक है? ये वाला। अब इनको अगर हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए, एक ये है 4 अंतस्थ, 15, ये तो हो गए 20। और यहाँ जो बात करी गई है, ये इन्हीं 20 की बात करी गई है। लेकिन अगर हम इसमें स्वर भी काउंट कर दें, स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर, है ना? और 11 और 21 कितने हो जाएंगे? 31, ठीक है? इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 31, ठीक है? और बिना स्वर के पूछे तो 20। दोनों क्लियर है? ठीक है। अब हम अल्प प्राण तो समझ गए, चलो आगे बात करते हैं। इसी प्रकार एक इसका भाग है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। मैंने अभी आपको बताया था, महा का मतलब अधिक होता है, ठीक है? और प्राण वायु, मतलब कि जहां अधिक वायु का प्रयोग किया जा रहा होगा, उन्हें महाप्राण व्यंजन की कैटेगरी में रखेंगे, महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे। अब देखिए ना, समझिए। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है? प्रयत्न मतलब कोशिश करनी पड़ती है, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। कैसी वायु? देखिए, अधिक वायु, ठीक है? उन्हें महाप्राण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 15 होती है। अब समझ लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक हिंट दिया है।
ये संकेत है आपके लिए। वर्ग का, देखिए वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, वर्ण या अक्षर, और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, और उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे दो होते हैं, एक उत्क्षिप्त तो हमारा अल्प प्राण में आ गया, मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा जो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ना ये वाला, ये हमारा महाप्राण में गिना जाता है, याद रहेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है द्वितीय, द्वितीय वर्ग में ये सब आते हैं, ख, छ, ठ, थ, फ, ठीक है, कितने हो गए, 5। इसी प्रकार अगर चतुर्थ वर्ग की बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं, घ, झ, ड़, ध और भ, ये भी 5 हो गए, ठीक है। और ये इसमें ऊष्म व्यंजन भी काउंट होते हैं, और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये 4, श, ये स, ये स और ये है, ठीक है। तो देखिए 5 और 5 10 और 4 14 और एक उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, कितने हो गए, 15, समझे। तो ये हो गए हमारे महाप्राण। अब आप समझ गए महाप्राण, ठीक है, जिनको उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में अधिक वायु प्रयोग की जाती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया अल्पप्राण और महाप्राण। अब इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं कंपन के आधार पर, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, अघोष, ठीक है, और दूसरा कौन कौन सा होता है, सघोष। सबसे पहले समझिए शब्द का अर्थ, अघोष, अघोष, ठीक है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ए का मतलब मैंने बताया था आपके लिए, जब ए कहीं किसी शब्द से पहले लग जाता है तो उसका निषेध हो जाता है, मतलब कि ए मतलब नहीं, और घोष मतलब होता है आवाज, घोष का अर्थ होता है आवाज, आवाज, ठीक है, मतलब कि जो बिना आवाज, ठीक है, के हों। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 13 होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, मतलब कि प्रत्येक वर्ग के नहीं, ये पहला हो गया, कै ख च छ, ये ऐसे करके, क्या हो गया, ख हो गया, च छ, और ये ट है, छ हो गया, त है, प फ, ठीक है, मतलब प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण हो गए। और इसमें आते हैं एक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें है की बात नहीं हो रही, ठीक है, इससे है की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कितने हो गए हैं, ये 13 हो गए, और इन्हें हम अघोष व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ऐसी बात करते हैं सघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए इनकी संख्या 33 होगी, कितनी होगी, 33। और इसमें क्या क्या शामिल होंगे, देखिए इसमें स्वर हो गए, स्वर कितने होते हैं, 11, और अनुस्वार, अनुस्वार हमारा ये है, और विसर्ग, विसर्ग में हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दो हो गए, ठीक है। और क्या क्या शामिल है इसमें, देखिए ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है, ये भी इसमें शामिल है सघोष में। देखिए ये तीसरा है ना, और ये चौथा है, ये पांचवा है। इसी प्रकार ये भी जय झय या डे डे ड़, द ध न, ब भ म, ठीक है, ये सारे भी किसमें आएंगे, सघोष में। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, चार होते हैं, य रे ल व, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन, देखिए मैंने अभी बताया था ऊष्म व्यंजन जो आएगा वो सघोष में आएगा, अघोष में हम इसे काउंट नहीं करते। अघोष में जब बात करेंगे तो अघोष में केवल ये से आ जाएंगे तीनों, ठीक है। अब इन्हें गिन लेते हैं, गिनिए, 11 स्वर हो गए, दो हमारे ये हो गए अनुसार और विसर्ग, ठीक है। और क्या आया इसमें,
ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण हो गए, ये कितने हो गए हैं? 3 × 5 = 15, तो इन्हें भी काउंट करो 15, और अंतस्थ व्यंजन 4, ठीक है, और एक ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, अब देख लो, 1 और 2 3 और 5 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3, और 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, ये हमारे 33 सगोश व्यंजन हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारा ये मुख आकृति, मतलब मुख के हिसाब से, मुख के आधार पे, मुख आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, मतलब हमने स्वरों को बांटा है, विभाजित किया है, किसके आधार पर, मुख के आधार पर, और वो कौन कौन से होते हैं और तथा कितने होते हैं। सबसे पहले देखिए, यह 4 प्रकार के होते हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करने पर स्वर 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से देख लीजिए एक बार। संवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, ठीक है। अब ये होते क्या है, एक बार इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, संवर्त स्वर कौन सा होता है, संवर्त स्वर को बोलने पर मुंह सबसे कम खुलता है। सबसे कम किस स्वर को बोलने पर खुलेगा, संवर्त स्वर होंगे वो सारे। जैसे कि देखिए, इसमें ये 4 वर्ण आते हैं, ठीक है, कौन से, ई, बड़ा ई, ऊ, और ये बड़ा ऊ, ठीक है, ये हमारे संवर्त स्वर हो गए। अब इस प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा स्वर है। देखिए, एक आता है इसमें विवर्त स्वर, और विवर्त स्वर को बोलने पर मुंह सर्वाधिक खुलता है, जैसे आ। देखिए, ये मात्र ऐसा स्वर है जिसको बोलने पर मुंह सबसे अधिक खुलता है। आप उच्चारित करके देखिए, आ, आपका मुंह सबसे ज्यादा खुला होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा स्वर हो गया, विवर्त स्वर, ठीक है। अब इसी प्रकार अर्ध संवर्त स्वर, भाई अर्ध का मतलब आधा हो गया, ठीक है, और आधा संवर्त कौन से होंगे, इन्हें देख लेते हैं। अर्ध संवर्त स्वर को बोलने पर मुख संवर्त स्वर को बोलने से खुलने वाले मुख से थोड़ा ज्यादा खुलता है, समझे। संवर्त स्वर को बोलने पर मुख संवर्त, मतलब कि जो अर्ध संवर्त स्वर को हम बोलेंगे ना, वो संवर्त स्वर से बोलने से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, और वो कौन से होंगे, ए, ओ, ठीक है। और पूछ रहे कि कितने होते हैं, ये मात्र 2 ही है, ठीक है। अर्ध संवर्त की श्रेणी में जो आएंगे वो ये दोनों आएंगे। इसी प्रकार अर्ध विवर्त की बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्ध विवर्त कौन से होते हैं, अर्ध विवर्त स्वर को बोलने पर मुख विवर्त स्वर से थोड़ा कम खुलता है, जैसे ए, ओ, ठीक है। ये तीनों जो हैं, ये कौन सी श्रेणी में आएंगी, अर्ध विवर्त स्वर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये हमने मुख आकृति के आधार पर स्वरों को जान लिया। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, ठीक है। अत्यधिक आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये पूछा जाता है कि मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे 4 प्रकार के, ठीक है। और अगर आपसे नाम पूछ रहे तो ये आपके सामने है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, स्वरों के व्यंजन के बारे में। एक बार हम इस पे नजर डालते हैं, चलिए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, कई बार ये एग्जाम में देखने को मिलता कि भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, वो ध्वनि है, ठीक है। और आगे क्या है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ण आप समझ रहे हैं, ए, आ, ठीक है, ये हमारे वर्ण हैं। अब वर्णों की व्यवस्थित समूह को, वर्ण की नहीं है, आप चाहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं,
वर्णमाला शब्द ही ऐसा है। माला तो आप सभी समझते हैं, और वर्णमाला भाई वह माला जिसे वर्णों को जोड़े रखती हो उसे ही वर्णमाला कहेंगे। और ये बस इतना याद रख लेना कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, ये आप जान ही चुके हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब स्वर दो प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया है मैंने पिछली क्लास में। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। और अब आते हैं अनुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है, जो कि मैं पिछली क्लास में आपसे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास, तो इससे पहले की दोनों क्लास जरूर देख लें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। ठीक है। व्यंजनों को सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर, संघर्षी वर्गों में बांटा जाता है। मैं इन सब की चर्चा आपसे कर चुका। मैंने अघोष बताया आपके लिए, अल्प प्राण बताया, महाप्राण और स्पर्श व्यंजन, संघर्षी वर्ण बता दिए। ठीक है। शब्द के जिस अक्षर पर बल दिया जाता है उसे बालाघात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई भी शब्द लिया हमने, जैसे कि रात, शब्द ले लिया हमने रात। ठीक है। अगर हम रे पे ज्यादा बल देंगे, जैसे रात, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें रे बालाघात इसी को कहते हैं। जिस शब्द पे ज्यादा बल देते हैं उसे बालाघात कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अब ये समझते हैं, जीवा। जीवा किसे कहते हैं पहले आप ये समझिए। जीवा कहते हैं जीव को, जीवा के उत्स्थापित। और उत्स्थापित का मतलब क्या होता है? उत्स्थापित का मतलब क्या होता है भाई? बताइए। उत्स्थापित, इसका मतलब होता है उठा हुआ। ठीक है। उठा। ठीक है। उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है। हमारी जीभ, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभ भाई, किसी के जीभ का कोई भी भाग उठा हुआ होता है। ठीक है। चाहे आगे से उठ रही है, बीच में से उठ रही है, पीछे से उठ रही है, और मुख के जिस भाग को छू रही है ना, ऐसा होता है ना। तो जिस भाग, जीव का जिस भाग उठा होता है, जो भाग उठा होता है, या उसके आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। और वो कितने भागों में किया? तीन प्रकार के। देखिए, जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर वर्गीकरण करने पर स्वर तीन प्रकार के माने गए हैं। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्र स्वर, अग्र का मतलब होता है आगे। और एक होता है मध्य स्वर, मध्य का मतलब बीच में। एक होता है पश्च स्वर, और पश्च का मतलब होता है पीछे। ठीक है। चलिए समझते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं। अग्र स्वर के उच्चारण के समय जीव का आगे वाला भाग ऊपर उठता है। जैसे देखिए, ये चारों वर्ण जो हैं, जब हम इनका उच्चारण करेंगे ना, तो हमारी जीभ का जो आगे वाला भाग है वह ऊपर उठता है। देखिए, बोलिए। ई, है ना, और ये छोटी ई भी है। ठीक है। ई, बड़ी ई, ए, आई, हमारी जीभ का एक भाग उठता है, आगे वाला भाग ऊपर उठता है। तो इन्हें हम कौन से स्वर कहेंगे? अग्र स्वर। समझ में आया? अब ऐसे ही मध्य स्वर है। मध्य स्वर के उच्चारण के समय जीव का बीच वाला भाग ऊपर उठता है, इसलिए इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। केंद्रीय स्वर आप समझते हैं, सेंटर, है ना, जो सेंटर का प्रयोग किया जा रहा है जीव के जिस भाग का, है ना, कहते हैं। और उसकी श्रेणी में कौन सा आता है? मात्र ए। ठीक है। बोल के देखिए, ए। जब आप ए का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपकी जीभ का बीच वाला भाग ऊपर उठ रहा होगा। ठीक है। अभी आप करके देख रहे हैं। अब आगे समझिए, पश्च स्वर। एक होता है पश्च स्वर, पश्च का मतलब होता है पीछे। अब पश्च स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का हिस्सा ऊपर होता है।
और इसकी कैटेगरी में, इसकी श्रेणी में कौन कौन से स्वर आते हैं? देखिए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं, या जब आप इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो हमारी जीभ का पीछे का हिस्सा ऊपर उठता है। बोल के देखिए, आ, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, समझ में आया? तो इन्हें हम पश्च स्वर की श्रेणी में रखते हैं। चलिए, तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। हमने आपके लिए वर्णमाला जो टॉपिक है वो लगभग पूरा करा ही दिया है, और इसमें से जो कुछ छूट गया है, जो रह गया है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है, वो हम कल की क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।